अपने चैनल इकोनॉमी में एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो है एनुअल बजट के ऊपर, जो 2 दिन पहले ही बजट आया है 2023-24। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने ये बजट प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। और इस बजट के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस पहले भी देख लिए होंगे। बहुत सारे जो की हाईलाइट्स हैं उनके बारे में आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। उनकी हाईलाइट्स के मीनिंग को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, जो मेन फैक्टर्स हैं इस बजट में और जिनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है और हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप और मैं, हम लोग मिडिल क्लास पीपल हैं, हम लोग मिडिल क्लास को सैलरीड हम लोग इंडिविजुअल्स हैं। तो हमारे ऊपर इस बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं हमारे ऊपर और कॉमन पीपल के ऊपर, उन अनाउंसमेंट्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और एनालाइज करेंगे बजट के की पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सप्तऋषि से। अब ये सप्तऋषि क्या है? आपने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में सुना होगा हिंदी में, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में जो पूरी इकोनॉमी को 7 सेक्टर्स में 7 की सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स का जो नाम उन्होंने दिया है वो सप्तऋषि दिया है और उन सेक्टर्स का मीनिंग किया है, उनमें किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट करेगी और क्या क्या चेंजेस अनाउंस किए गए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये 7 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? ये 7 सेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्तऋषि नाम दिया है इनको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो पहला सेक्टर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अगर आप हिंदी में समझे तो लिटरली मीनिंग इसका है समावेशी विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट से मीन है कि सारे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को साथ में लेकर के चलना, कोई भी सेक्टर अनदेखा ना रह जाए, चाहे वो डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजनेस हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, ठीक है, चाइल्ड लिटरेसी हो, हेल्थ हो, तो सारे सेक्टर्स में विकास होना चाहिए। कोई भी सेक्टर हमारा इग्नोर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह के अनाउंसमेंट्स बजट में किए गए हैं जिनको हम आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो पहला आपको मैंने बताया, पहला जो सप्तऋषि का मेन पॉइंट है 7 पॉइंट्स में से, वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब है समावेशी विकास। सबको, सारे सेक्टर्स को समाहित करके चलना, सबको साथ लेकर के चलना, किसी भी सेक्टर को इग्नोर किए बिना, क्योंकि सारे सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। देन द सेकंड वन इज रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल को अगर हिंदी में समझाई ना, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है सो प्लीज बेयर विद दैट। रीचिंग द लास्ट माइल से मतलब है कि जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब जो गरीब से गरीब तबका है, उसे भी बजट का फायदा मिले, उस तक भी विकास पहुंचे, उस तक भी हेल्थ की, एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। जो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो डेली लेबरर्स हैं, जो मजदूर तबका है, उन तक भी विकास पहुंचे, वो भी इसका फायदा ले सके। इसका मतलब है रीचिंग द लास्ट माइल। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किए बिना किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी चीज है। इन्वेस्टमेंट इज द की फैक्टर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट होगा तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देन द फोर्थ वन इज अनलीशिंग पोटेंशियल। अनलीशिंग पोटेंशियल का मतलब है जो इग्नोर्ड एरियाज हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, उनको, उनका पोटेंशियल भी डिस्कवर करना और उसे मोटिवेट करना, उसे आगे बढ़ाने में मदद करना। क्षमताओं का विकास, ठीक है, बहुत सारे हमारा जो यंग जनरेशन है, ठीक है, जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, उससे रिलेटेड आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। जो हमारे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इंपोर्ट करते हैं, अगर हम अपने खुद के देश में उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें और उन्हें मोटिवेशन दे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को हम इनकरेज करें, तो जो छुपी हुई कैपेबिलिटीज हैं,
जो इग्नोर होती रही हैं आज तक, हम उनके थ्रू भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं अनलीशिंग पोटेंशियल। देन ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ का मतलब है सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ जब बिल्डिंग बनती है तो पेड़ कटते हैं, इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, उससे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जिसका भुगतान हर इंसान को करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा उसका भुगतान कौन करता है? प्रकृति करती है, नेचर करती है। तो हरित विकास से हमारा मतलब ये है, ग्रीन ग्रोथ से हमारा मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है और जो इन्वायरमेंटल सेक्टर है उसको इग्नोर हमें नहीं होने देना है। अब जब हम विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे कंट्री के अंदर, तो वो जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी, उसका ध्यान रखते हुए हमें विकास करना है, उसको इग्नोर नहीं होने देना है, उसको ओवरलुक नहीं होने देना है। ठीक है। देन यूथ पावर, देखिए कोई भी कंट्री है उसका जो सबसे बड़ा उसकी जो एसेट होती है वो होती है उसकी यंग जनरेशन। ठीक है। यंग जनरेशन का सबसे बड़ा योगदान होता है कंट्री के डेवलपमेंट में। तो जो हमारी कंट्री की यूथ पावर है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में बच्चे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उस पर ध्यान देना, उसको मोटिवेट करना, नई टेक्नोलॉजीज का विकास करना और उनको आगे बढ़ने के मौके मिले, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई जॉब में जाना चाहता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, ये सारी चीजें हैं यूथ पावर के अंदर। और फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर है और इकोनॉमिक सेक्टर है, जिसमें सारे बैंक्स आते हैं, जिसमें सारी इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो ये हमारा जो सप्तऋषि है, ये 7 हमारे मेन पॉइंट्स हैं, 7 हमारे ये इसकी ब्रांचेस हैं, जिसको हमने सप्तऋषि जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, और ये 7 वो सेक्टर्स हैं। तो अब हमने 7 सेक्टर्स का मीनिंग समझ लिया। अब किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, घटा है, क्या चेंजेस अनाउंस किए गए हैं और उन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या होगा, कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं गवर्नमेंट ने, वो सारी चीजें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक के कंटिन्यूएशन में हम आगे नए टैक्स रेजिम को देख लेते हैं, जो हमारे नए टैक्स स्लैब्स आए हैं इस बार के यूनियन बजट के अंदर। नए टैक्स स्लैब्स में आपको पता ही है कि जो हमारा टैक्स का परसेंटेज है, उन्होंने बोला कि 7 लाख रुपीज तक जिनकी भी एनुअल इनकम है, द इंडिविजुअल्स हु हैव एन एनुअल इनकम ऑफ 7 lakh rupees और up to 7 lakh rupees they do not have to pay any taxes, nil taxes। अब ये एप्लीकेबल कैसे हुआ? क्योंकि इन टैक्स स्लैब्स को अगर हम देखें, ये नया टैक्स रेजिम जो है हमारा, ये कहता है कि 0 to 3 lakh rupees 0% इनकम, 3 to 6 lakh rupees 5% इनकम, 6 to 9 lakh rupees the tax rate will be 10%, 9 to 12 lakh rupees the tax rate will be 15%, 12 to 15 lakh rupees the tax rate will be 20%, and above 15 lakh rupees the tax will be 30% of the annual income। But how to calculate? ये नील कैसे हुआ? 7 लाख रुपीस तक की इनकम अगर है तो ये नील कैसे हुआ? ये नील ऐसे हुआ कि here if your income falls here then the tax liability will be 0। If your income falls in this slab then the tax liability will be 15,000, right? If your income falls here, the tax liability will be 10,000। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस वाले टैक्स स्लैब के अंदर हमारी 7 लाख रुपीस की इनकम आ गई। अब ये हमारा टोटल टैक्स कितना बैठता है? ये बैठता है 25,000 रुपीस, राइट? बट अंडर सेक्शन 87A the standard deduction is 25,000 अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। तो जो भी टैक्स आपका बनता है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिलता है सेक्शन 87A के अंडर में, आपका जो टोटल टैक्स है वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन में माइनस हो जाएगा। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो निकल के आएगी उसमें से जब ये 25,000 रुपीज पहले ही माइनस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसको आप इस तरह से समझिए, जब आप स्लैब वाइज टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे जो भी आपका टैक्स काटता है उतना ही डिडक्शन
आपको सेक्शन 87A के अंदर मिल जाता है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि 7 लाख रुपीस तक की इनकम पे कोई भी हमें टैक्स नहीं देना है। अब हमारे पास दोनों स्कीम्स अवेलेबल रहेंगी। जो नई टैक्स रिजीम है आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो पुरानी रिजीम है आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं। इसी को हम डिफॉल्ट ऑप्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम से ही स्टिक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्पेसिफिकली ऑप्ट करना होगा। ओके, सो हियर हाउ यू अंडरस्टैंड द न्यू regime of income tax under the current union budget of 2023-24. I hope it is clear to all of you. So in continuation, viewers, next we move on to the main schemes that have been announced in our budget relating to women, senior citizens, education, MSME sector, startups and tourism. ठीक है, इनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके रेलवेज और डिफेंस पे भी जाएंगे हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में। वुमेन के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नई सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसमें अप टू ₹2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर सकती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स और जिन पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%, 7.5% के रेट पे। और इसमें टैक्स में भी उन्हें बचत मिलेगी, इसमें टैक्स में भी उन्हें छूट मिलेगी। ठीक है, ये बहुत एक बड़ी बहुत मेन स्कीम है जो उन्होंने अनाउंस की है फॉर विमेन एंड गर्ल्स। 2 लाख रुपए तक की रकम वो लोग बैंक में डाल सकते हैं 2 साल के लिए और उनको उस पर इंटरेस्ट जो रिसीव होगा, जो अर्निंग होगी वो 7.5% एनुअल उनको मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल लाइब्रेरीज स्टैब्लिश की जाएंगी। Digital libraries will be established all over India. All the villages and districts at the root level will be connected to the digital libraries. Digitalization होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे किताबों की कमी की वजह से पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं और स्कूल ना जा पाने की वजह से भी वो पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। तो जो गांव के बच्चे हैं, जो दूर दूर जो रूरल लेवल पे जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं वहां तक पढ़ाई की पहुंच हो और कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, एजुकेशन सब तक पहुंचे, इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएगी जिसमें क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एज वाइज जो बुक्स होती हैं सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स डिजिटली एक्सेसिबल होंगी और इन लाइब्रेरीज को सारे स्कूल्स और कॉलेजेस से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलीडे मिलेगा। जो स्टार्टअप्स का टैक्स हॉलीडे चल रहा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, जो कि खत्म होने वाला था इस साल 31 मार्च को, उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि 1 साल और उन्हें टैक्स हॉलीडे मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत मेजर स्कीम अनाउंस की है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 15 lakhs to 30 lakhs और जो मंथली इनकम स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स उसकी लिमिट को भी बढ़ाकर 9 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत फायदे वाली चीज है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए। एमएसएमई सेक्टर को, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सेक्टर है हमारा, उनकी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उनको दी जाएगी और उसमें 9,000 करोड़ रुपीस का एडिशन इस साल बजट में किया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, हमारा एक और बहुत मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर में मिशन मोड में डेवलपमेंट किया जाएगा। पिछले साल के बजट में टूरिज्म सेक्टर को केवल 100 करोड़ रुपीस का एलोकेशन मिला था। काफी अच्छा खासा इंक्रीज इसमें इस साल उन्होंने किया है, 100 करोड़ से बढ़ा करके 1,250 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को मिलेंगे और मिशन मोड में इसका डेवलपमेंट होगा। और एक नया मिशन इंट्रोड्यूस किया है, देखो भारत देखो, देखो भारत देखो। ठीक है, ये नया मिशन इंट्रोड्यूस किया है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और इसका जो बजट एलोकेशन है वो भी 100 करोड़ से अब काफी अच्छा खासा इंक्रीज इसको मिला है, बूस्ट मिला है। 1250 करोड़ रुपए का इसको कर दिया गया है। अब हम एक एक करके जो सेक्टर वाइज हम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो लास्ट यूनियन बजट में कितना था और इस वाले यूनियन बजट में कितना किया है गवर्नमेंट में, बढ़ा है
या घटा है, किस सेक्टर में बढ़ा है, किस सेक्टर में घटा है, ये हम इस टेबल में एक बार देख लेते हैं। डिफेंस में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 5,25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जो प्रपोज किया था गवर्नमेंट में, वो इस बार बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ किया गया है। ये सारी फिगर लाख करोड़ में है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर में 1.04 था, इस बार 1.12 किया है, तो ये भी बढ़ा है। एजुकेशन में लास्ट टाइम था 1.32, इस बार है 1.25, तो ये थोड़ा सा घटा है। हेल्थ में पिछली बार 0.86 था, इस बार 0.89 है, तो ये भी बढ़ा है। रेलवेज में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अलोकेशन हुआ है बजट का, वो हुआ है रेलवेज में, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट इंक्रीज है, अच्छा खासा बूस्ट मिला है इसको। ये लगभग दुगना हो गया है, दुगने से थोड़ा कम 1.40 था, इस बार 2.41 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है रेलवेज को हमारे बजट में। और अगर हम ये वाला सेक्टर देखें, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डेवलपमेंट का, तो इसमें लास्ट ईयर में था 1.99 और इस बार ये हुआ है 2.70, तो ये भी बढ़ा है। तो ये सेक्टर वाइज एलोकेशन ऑफ बजट है और कंपैरिजन है पिछले साल का और इस साल का। तो हाईएस्ट एलोकेशन अगर हम इस टेबल को देखें ध्यान से, तो हाईएस्ट एलोकेशन इस बार बजट में मिला है रेलवे सेक्टर को, ठीक है, और रेलवे के बाद मिला है डिफेंस को। इन दो सेक्टर्स को हाईएस्ट एलोकेशन मिला है, हाईएस्ट पोस्ट मिला है। तो इस वीडियो में हमने बजट के जो खास जो मुद्दे थे, जो मेन की फैक्टर्स थे, उन सब के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, एनालाइज किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिस इज चेतना मुंडीर एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज इकोनॉम। थैंक यू।